हेलो। ओके। चलो तो रिसर्च पेपर में सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसर्च पेपर्स की कौन से टाइप्स होते हैं और कौन सा पहला रिसर्च पेपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। मतलब पीएचडी के लिए भी ये आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो या फिर नॉर्मल रिसर्च के लिए भी ये आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले होता है कि हम जब बोलते हैं ना रिसर्च पेपर, तो उसमें एक्चुअली दो या तीन ही कैटेगरी के पेपर्स आते हैं। और जो हम सबसे पहले देखते हैं तो उसके पहले आना चाहिए हमारा रिसर्च आर्टिकल। तो बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च पेपर देयर शुड बी द रिसर्च आर्टिकल। मतलब सबसे पहला हमारा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए या फिर लिखने आना चाहिए। क्यों लिखने आना चाहिए? क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले लिखते हैं हम ओवरव्यू का पेपर। तो ओवरव्यू से क्या होता है, हमारा सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एंड वो कंसेप्ट का हमें थोड़ा सा क्रिटिकल स्टडी करना पड़ता है यहाँ पे। और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको हमें लिखना पड़ता है, इसलिए वो ओवरव्यू लिखो सो दैट वी कैन गेट द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले हैं। अब उसके बाद होता है उसका एप्लीकेशंस, क्योंकि वो कहाँ पे यूज होने वाला है ये हमें समझना चाहिए। और ये एप्लीकेशंस अगर हमने यूज किया तो ये टेक्नोलॉजी, ओके, जो टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं और उसका कोई भी एक एप्लीकेशन, उसके प्रॉब्लम्स हम फाइंड आउट करेंगे। और वो प्रॉब्लम्स को लेके हम एक पेपर कर सकते हैं, दैट इज क्रिटिकल रिव्यू। उसको बोल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है वो, और कैसे उसको सॉल्यूशन दिया है नहीं दिया है। मतलब वो प्रॉब्लम्स का हम बोल सकते हैं अलग अलग डायमेंशंस है। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स के कुछ एकेडमिशियंस ने ऑलरेडी सॉल्यूशंस दिया होगा। कम एकेडमिशियंस है जिन्होंने सॉल्यूशन दिया है, तो उसका एग्जिस्टिंग का एक पेपर बन जाता है। ठीक है। देन एक नया सॉल्यूशन हम देते हैं, अगर हम उसमें से कोई एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसका एक नया सॉल्यूशन देते हैं, तो वो भी एक रिसर्च पेपर हो जाता है। और बहुत ही ज़्यादा उसका काम हो गया है। इतना ज़्यादा काम हो गया है, मान लो कि 500 से ज़्यादा पेपर्स है, लैक्स में है या थाउजेंड्स में पेपर है। तो उसका हम ग्राफिकल एनालिसिस करके देते हैं, उसके जो सॉल्यूशंस है। तो कम है पेपर तो उसके लिए जनरली बिब्लियोमेट्रिक प्रेफर नहीं करते हैं। क्योंकि बिब्लियोमेट्रिक का मतलब ही क्या होता है, लार्ज डेटा है आपके पास, तो उसका आप एनालिसिस करके देते हो जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है उसका। ठीक है। या फिर उसका एप्लीकेशंस ले सकते हो, कुछ भी, मतलब उसका हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गया है ऑलरेडी, काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो उसका हम ग्राफिकल एनालिसिस देते हैं, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोमेट्रिक पेपर। तो ये वाले जो पेपर है इसको ही एक्चुअली रिसर्च पेपर बोलते हैं। तो उसके पहले अगर कोई रिसर्च पेपर लिखता है तो वो एक्चुअली रिसर्च पेपर नहीं है, वो रिसर्च आर्टिकल है। और उसमें जनरली रिव्यू वाले पेपर होते हैं, सर्वे वाले पेपर होते हैं, और कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो सर्वे वाले ही पेपर्स पब्लिश करते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस केस में कंप्यूटर साइंस रिव्यू करके एक जर्नल है जो Q1 क्वालिटी का ही जर्नल है। एंड वो पब्लिश करता है आपका सर्वे का ही पेपर्स। तो वो जो पेपर है, तो कंप्यूटर साइंस रिव्यू करके जो जर्नल है उसमें सिर्फ आपका रिव्यू का ही पेपर एक्सेप्ट होता है। इनफैक्ट कुछ जर्नल्स ऐसा है कि वो बेस्ट रिव्यू पेपर के लिए ही भी प्राइज देते हैं, तो रिव्यू पेपर भी अच्छे बन सकते हैं। और उसमें भी आपका रिसर्च ही होता है, क्योंकि रिसर्च का मतलब बार बार सर्च करना ही होता है। क्योंकि जब हम नया सोल्यूशन देते हैं तो उसके लिए पहले जो आपका प्रॉब्लम है जिसके लिए सोल्यूशन आप देना चाहते हो उसका डिटेल स्टडी होना चाहिए, डीपर स्टडी होना चाहिए। और वो डीपर स्टडी होने के लिए आपको उसका स्टडी करना जरूरी होता है। तो ये ओवरव्यू वाला जो पेपर होता है वो स्टडी वाला ही होता है। सिर्फ वो स्टडी वर्ड हम यूज नहीं करते हैं टाइटल में, बट इट इज अ स्टडी पेपर ओनली। ठीक है। एप्लीकेशंस वाला भी है, वो स्टडी वाला ही है, बट वो भी हमें स्टडी करना जरूरी है। देन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का हमें थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, या फिर हम बोलते हैं कि डीपर एनालिसिस है। ठीक है। तो ये वाले जो पेपर होते हैं ना, ये पेपर हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो ये पेपर नॉट नेसेसरी कि स्कोपस में ही पब्लिश करो, और नहीं हुआ स्कोपस में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पीयर रिव्यू जर्नल में भी पब्लिश कर सकते हैं। इनफैक्ट स्कोपस में भी हो सकता है, सिर्फ उसका एनालिसिस हमें चेंज करके देना होगा। तो ऐसे वाले पेपर्स हमें देना पड़ता है। तो कोई भी रिसर्च का जो जर्नी है वो आपका शुरू होना चाहिए पहले ओवरव्यू पेपर से, सर्वे पेपर से। टेक्नोलॉजी ले लो, उसका ओवरव्यू करो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी क्या करना है आपको, ब्रेक डाउन करना है। मतलब अगर आपका आपका क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी सब डोमेन क्या है आपका, लेट से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। ठीक है। या फिर उसके अंदर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में भी आप सिर्फ वेंडर साइड के साइड पे देखते हो, वेंडर्स सॉफ्टवेयर। अभी जिन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा है तो उनको ही समझ में आएगा, वेंडर्स सॉफ्टवेयर्स या फिर वेंडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। ये मैनेज करने के लिए भी आपके कुछ कुछ आपका प्रॉब्लम लिया है आपने, तो ये आपका क्या हो गया, सब डोमेन हो गया। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग एक आपका मेन डोमेन है,
ठीक है, वो तो ब्रॉड है, वो तो ऑलरेडी लोगों ने स्टडी किया है बहुत सारा कुछ। उसके अंदर मैंने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लिया है, उसके अंदर मैंने वेंडर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट लिया है। तो ऐसे ही करते 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 आपको उसको ब्रेक डाउन करना है। तो ये जो हो गया आपका ब्रॉड टॉपिक, उसको आपको नैरो करते जाना है, जितना नैरो आप कर सकते हो इतना नैरो करो कि उसके आगे उसका डिकम्पोजिशन ही ना हो। ठीक है, तो ये नैरो करते 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 आपको क्या करना है, उसका एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी लेना है, मतलब डायरेक्टली ब्रॉड टेक्नोलॉजी नहीं लेना है, तो उसको नैरो करते जाना है और ऐसा वाला टेक्नोलॉजी लेके उसका पहले आपको ओवरव्यू करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैनेजमेंट केस में अगर आपको कुछ पुणे के कॉलेजेस केस पे स्टडी करना है, तो नॉर्मली सर्वे पेपर या फिर कोई भी पेपर है जो है ना, वो 2 महीने का अगर ड्यूरेशन है, तो और उसमें आप लिख रहे हो कि पुणे के सारे कॉलेजेस का ओवरव्यू है, तो वो वाला पेपर कभी एक्सेप्ट ही नहीं होगा। क्योंकि पुणे के सारे कॉलेजेस इतने कम भी तो नहीं है कि जो 2 महीने में स्टडी करके हो। तो आप उसको नैरो डाउन कैसे कर सकते हैं, पुणे के कॉलेजेस में सिर्फ आर्ट्स के अपने कॉलेजेस लिए, और उसमें भी आपने सिर्फ पीसीएमसी के लिए, उसमें भी आपने सिर्फ सीनियर कॉलेजेस के लिए, और सीनियर कॉलेज में भी सिर्फ पीजी के स्टूडेंट्स लिए, मतलब आर्ट्स पीजी कॉलेज पीसीएमसी। और ये हो गया फिर आपका नैरो डाउन। अब वापस पीजी को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि उसमें पीजी मतलब पीजी ही है, ऐसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है। तो उसको इतना ब्रेक डाउन करना है कि फिर वो उसके आगे वो ब्रेक डाउन ही ना हो, उसको आगे वो डिकम्पोज ना हो। ऐसा वाला आपको एक क्या करना है, उसका नैरो डाउन करके जाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का बताया, पुणे के कॉलेजेस का बताया, तो वो आपका होना चाहिए फर्स्ट पेपर ऑलवेज। देन सेकंड पेपर होना चाहिए आपका एप्लीकेशंस। उसके एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशंस आपको स्टडी करना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको स्टडी करना है उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब ये प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉब्लम्स के लिए आपको करना होगा टेक्नोलॉजी प्लस एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करना है, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग अगर हम एजुकेशन में यूज करते हैं तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है। क्लाउड कंप्यूटिंग अगर हम लॉजिस्टिक्स में यूज करेंगे तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है। क्लाउड कंप्यूटिंग हम रिसर्च में यूज करेंगे तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो वो सिर्फ प्रॉब्लम्स का स्टडी होता है। प्रॉब्लम्स मतलब क्या प्रॉब्लम्स है एग्जैक्टली। देन अगर ये पेपर का अगर हम एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे तो यस भाई, ये आपका एक अच्छा वाला रिसर्च पेपर बन जाएगा, जो आपका स्कोपस वेब ऑफ साइंस कहीं पे भी पब्लिश हो सकता है। देन उसका फिर अगर नया सॉल्यूशन देता है तो वही होता है। तो कोई भी रिसर्च का जो अल्टीमेट आउटपुट है ना, पीएचडी हो या कुछ भी हो, एक पे प्रॉब्लम ले लो और उसको एक बेटर सॉल्यूशन दो। बस एक लाइन में ये होता है पीएचडी का आउटपुट। पीएचडी का अगर अपन किसी में पूछा कि व्हाट इज पीएचडी, क्या आपको पता है ये पीएचडी, तो आप सिंपली उसको बता दो कि पीएचडी मतलब एक प्रॉब्लम हमने लिया है, एक्स वाई जेड करके एक मेरा प्रॉब्लम है, और ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। यस, दैट इज ओनली द अल्टीमेट आउटपुट ऑफ द पीएचडी और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएचडी। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट कि आपको टेक्नोलॉजी लेना है, मतलब उसका डोमेन सिलेक्ट करना है, उसको सब डोमेन सब डोमेन सब डोमेन करके आपको डिवाइड करते करते जाना है जब तक ये डिवाइड होता है। देन यू हैव टू फाइंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, और ये आपको पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश करना है। बट ये कभी भी कहीं पे भी पब्लिश हो जाएगा, जो अच्छा जर्नल हो, लेकिन कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। बट जितना अच्छा कंटेंट है उतना अच्छा उसका जर्नल भी होगा। और आप उसको इवन स्कोपस में भी पब्लिश कर सकते हो, कुछ जर्नल्स हैं जहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि आपके ये जो टाइप्स ऑफ पेपर्स हैं, ये ऐसे टाइप्स है, मिनिमम में इतने टाइप्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट इतना ये आपका जनरल पाथ है कि ऐसे टाइप्स के आपके पेपर होने चाहिए। ठीक है, और अब आज हम जो देखने वाले हैं दैट इज ओवरव्यू पेपर। तो ओवरव्यू का टाइटल कैसे देना है वो तो हम देखेंगे, बट हम उसके देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं। तो कोई भी रिसर्च पेपर है तो उसमें कॉमन पार्ट्स है टाइटल, ओके, जो हम आज देखेंगे कि कैसे सेट करना है। देन एब्स्ट्रैक्ट, हर एक पेपर का समरी होता है जो हम एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं। देन उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद होता है लिटरेचर सर्वे, राइट। उसके बाद होता है लिटरेचर रिव्यू या फिर रिलेटेड वर्क। अब ये कब ये यूज़ करना है और कब वो यूज़ करना है वो अभी हम देखेंगे बाद में। फिलहाल तो हमें फोकस करना है ओवरव्यू वाले पेपर पे। तो उसके लिए लगता है हमें लिटरेचर सर्वे और लिटरेचर रिव्यू। देन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होता है। देन रिसर्च मेथडोलॉजीज होता है। ठीक है, देन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, अब कुछ पेपर्स में आपको दिखेगा रिसर्च क्वेश्चंस है। ठीक है, दोनों में से एक ही यूज करना है, दोनों का मतलब वही होता है। दोनों लेने की जरूरत ही नहीं है। अननेसेसरी पेपर का कंटेंट्स बढ़ाना नहीं है। या तो आप ऑब्जेक्टिव सेट करो या फिर क्वेश्चन सेट करो। अगेन, कहाँ पे क्वेश्चन सेट करना है, कहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तीनों में से एक ही यहाँ पे होना चाहिए, या फिर आप रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी ले सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन दी टाइटल एंड दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ पेपर यू आर गोइंग टू।
ठीक है, तो वो हम भी देखेंगे कि कब क्या लेना है। अभी फिलहाल हमारा ओवरव्यू का पेपर है, तो उसके लिए हमें सिर्फ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लगने वाला है, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम लेंगे तभी प्रॉब्लम वर्ड आएगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं अलग अलग लिटरेचर व्यू से, तब हम बोल सकते हैं कि ये रिसर्च प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट किया है। अगर आपने ऑलरेडी प्रॉब्लम लिया है और उसके बेसिस पे उसके एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, तो आपको सिर्फ रिसर्च क्वेश्चंस पे जाना है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे जाना है। तो ऐसा उसका मतलब है। सो दैट इज द थिंग। देन रिसर्च मेथडोलॉजी, हम कौन सा मेथडोलॉजी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड देन फाइनली उसका कंक्लूजन और रेफरेंसेस होता है। कुछ पेपर्स में आपको लिखना होता है फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस, एंड कुछ इसमें होता है फ्यूचर वर्क। ओके, या फिर फ्यूचर एनहांसमेंट। सो ये ऐसा अलग अलग टाइप का वर्ड्स हम यूज करते हैं, बट हम देखेंगे कि वो कौन सा है। अभी हमें लिखना है फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे हम यूज करेंगे, सिर्फ सर्वे वाला पेपर है तो इसके लिए हमें ये फ्यूचर फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस भी जरूरी नहीं है। तो हम बोलते हैं ना कि रिसर्च एस्पेक्ट्स वाला अगर किसने पेपर किया है, तो उसमें करंट प्रॉब्लम्स, करंट सॉल्यूशन, देन फ्यूचर रिसर्च प्रॉब्लम्स, ये वाला सब आता है इसमें। तो वो वाला भी आपका एक पेपर होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। आप हम देखेंगे कि इसका जो टाइटल है वो कैसे सेट करना है। हमें देखना है इसका टाइटल। तो अभी जो मैंने यहाँ पे लिया था, अब यहाँ पे जो ओवरव्यू का पेपर है ना, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता है। ओवरव्यू का पेपर जो होता है जनरली वो होता है टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम का ओवरव्यू मतलब वो डायरेक्टली एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस पे ही जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम का होता ही कितना एक्सप्लेनेशन है, एक या दो पैराग्राफ का। ठीक है, तो लेकिन टेक्नोलॉजी आप कितना भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक पेज में भी कर सकते हैं, 10 पेज में भी कर सकते हैं, उसका ओवरव्यू तो बनता ही है। फिर उसका ओवरव्यू आप इतना डिटेल में दे सकते हो, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है तो उसके प्रोटोकॉल्स दे सकते हो, उसका डिजाइनिंग दे सकते हो, एग्जिस्टिंग सब कुछ दे सकते हैं उसमें। जितना आपको चाहिए उतना डिटेल में आप दे सकते हो, लेकिन उसका सिर्फ एक मेथड होना चाहिए, जैसे हम इधर उधर से कॉपी पेस्ट करते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। बस उसको थोड़ा सा एक प्रॉपर फॉर्मेट में देना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्वेरी देना है चैट जीपीटी पे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ओवरव्यू ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रॉब्लम भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने लिया है, सपोज यहाँ पे मैं देखती हूँ कोई प्रॉब्लम। ओके, हाँ, अब यहाँ पे हम दे सकते हैं, देखो एनोमलीज इन नेटवर्क ट्रैफिक। ये मैंने अभी प्रॉब्लम लिया है सपोज। ठीक है, एनोमलीज इन नेटवर्क प्रॉब्लम। तो इसको हम सिर्फ ओवरव्यू देना है, लेकिन इसका ओवरव्यू दे के क्या करेंगे हम, इसका ओवरव्यू मतलब क्या हो गया कि ये तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉब्लम का डायरेक्टली ओवरव्यू का नहीं आता है, प्रॉब्लम किस सॉरी ओवरव्यू किसका आता है, कोई भी एक टेक्नोलॉजी का। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी है, क्लाउड एंड एज, हम बोलते हैं ना क्लाउड एंड एज टेक्नोलॉजी, इसका सिनर्जी हम बोल सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है कि ये दोनों मर्ज हो सकता है, या फिर दोनों मर्ज हुआ है, क्लाउड का ही नया नाम इस ये है। तो हम इसके बेसिस पे कुछ अगर दे सकते हैं, सिनर्जी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू, ये मुझे है टाइटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें लिखना है रिसर्च। जितना हम क्वेरी अच्छा देना उतना ये अच्छा देगा, पेपर टाइटल्स। अब यहाँ पे देखो ये कैसे देता है और उसको कैसे डिकम्पोज करना है हमें। तो कोई भी टाइटल है ना, उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एनहांसिंग लिखा है, एनहांसिंग का मतलब क्या है, ये एनहांसिंग मतलब ये है सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, क्लाउड एज सिनर्जी, मतलब ये दोनों मर्ज किया है। यहाँ पे ये पेपर का मतलब भी लिखा है इसने, कॉम्प्रहेंसिव सर्वे है और एनहांसिंग है। तो टाइटल में क्या होना चाहिए, अब मैं दिखाती हूँ आपको कि टाइटल में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। ठीक है? कोई भी टाइटल है ना, तो उसमें आना चाहिए आपका टेक्नोलॉजी का नाम। ठीक है, टेक्नोलॉजी। जैसे अभी यहाँ पे हमने लिखा था कि क्या था वो प्रॉब्लम आपका, कुछ प्रेडिक्शन था ना, यहाँ पे लिखा था हमने इसके पहले। प्रेडिक्टिंग वेदर पैटर्न्स। ठीक है,
सिर्फ प्रेडिक्शन ऑफ वेदर पैटर्न्स ऐसा लिखा तो वो समझ में नहीं आएगा कि वो पेपर जो है वो आपका कंप्यूटर साइंस में जाने वाला है या एनवायरमेंटल में जाने वाला है या मैनेजमेंट की साइड से आपने देखा है, उसका मैनेजमेंट एंगल भी हो सकता है कुछ, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए, तो कंपलसरी उसमें टेक्नोलॉजी का नाम कहीं ना कहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है, फिर वो कैसे आगे पीछे लेना है दैट डिपेंड्स ऑन, हम स्टार्टिंग विद टेक्नोलॉजी नेम भी कर सकते हैं और एंडिंग विद टेक्नोलॉजी नेम भी कर सकते हैं। उसके बाद होना चाहिए उसका, ये जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं कौन कौन सा प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो, नहीं तो सिर्फ टेक्नोलॉजी नाम है तो भी चलता है, और केस में प्रॉब्लम नेसेसरी नहीं है। बट जो रिसर्च पेपर होता है उसमें प्रॉब्लम होना चाहिए, एंड फिर उसका क्या सॉल्यूशन आपने दिया है। ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन है मतलब उसका जो अल्गोरिदम है वो शॉर्ट में उसके एक दो वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक पेपर है उसका टाइटल बताती हूँ। ठीक है, कि कैसे टाइटल देते हैं और क्या होना चाहिए उसके इसमें। ठीक है, अब ये मेरा पेपर दिख रहा है सबको। हाँ, अब यहाँ पे टाइटल देखो आप, कैसे दिया है। ये आप टेक्नोलॉजी मुझे बताइए इसमें क्या है। टेक्नोलॉजी, क्लाउड आ गया, राइट, यस और नो। ठीक है, प्रॉब्लम आ गया मल्टी स्केल क्लाउड एप्लीकेशंस, राइट। ये लोड बैलेंसिंग, ये देखो, लोड बैलेंसिंग का मतलब ही प्रॉब्लम है, आ गया प्रॉब्लम, राइट। प्रॉब्लम कौन सा है और उसका कौन से इसमें प्रॉब्लम है, मतलब ये हो गया हमारा डोमेन और सब डोमेन। ठीक है, लोड बैलेंसिंग फॉर मल्टी स्केल एप्लीकेशन, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब सामने वाले को समझता है भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, लोड बैलेंसिंग इज द प्रॉब्लम। कहाँ का लोड बैलेंसिंग, फॉर मल्टी स्केल एप्लीकेशन, लोड बैलेंसिंग में इन जनरल नहीं, मल्टी स्केल एप्लीकेशन का ये प्रॉब्लम है। फिर ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज मतलब क्या है कि जो पहले वाले एल्गोरिदम्स थे ये उससे बेटर एल्गोरिदम है, तो यहाँ पे मतलब उन्होंने ये भी बता दिया कि ये उसका सोल्यूशन है। ठीक है, एंड ये सॉल्यूशन का नाम भी है, देखो ये शॉर्ट में दिया तो भी चलता है, बड़ा भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे एल्गोरिदम का नाम काफी बड़ा था, तो तीन चार लाइन में तो हम टाइटल दे नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन का नाम, समझ में आ रहा है आपको, तो ऐसा वाला टाइटल होना चाहिए कभी भी, समझ में आ रहा है। अब ये वाला अगर मेरा पेपर है जो मेरा मतलब फाइनल था, फाइनल आउटपुट था, ठीक है, तो इसके पहले मैंने कौन सा लिखा था, मल्टी स्केल क्लाउड एप्लीकेशंस। ये जो कंसेप्ट था ना, ये एक्चुअली कंसेप्ट डिफाइन ही नहीं किया था इसके पहले, तो मेरा जो सबसे पहला पेपर था ना, तो ये मैंने क्या लिखा था, मल्टी स्केल क्लाउड एप्लीकेशन अ कंसेप्चुअल व्यू। ठीक है, अ कंसेप्चुअल व्यू, मतलब सर्वे जो बोलते हैं ना हम, जो अभी पहला करने वाले, क्योंकि ये किसी ने डिफाइन ही नहीं किया था। अब ये डिफाइन करते तो फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, मैं डायरेक्टली ओरल का पेपर लिख सकती थी। बट मुझे क्या करना पड़ा कि ये जो पेपर है इसका, हाँ, डेफिनेशन ही नहीं लिखा था किसी ने, तो हमने वो डिफाइन किया, हमने खुद वो डेफिनेशन लिखा। अभी सब जगह पे मिलता है मल्टी स्केल के एप्लीकेशंस क्या है, क्योंकि हमारा वो पेपर है उधर। और वो कौन सा पेपर है, कंसेप्ट जस्ट हमने डिफाइन किया, उसका प्रॉपर डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया है, और मल्टी स्केल एग्जैक्टली क्या है एक प्रॉपर उसका डेफिनेशन दिया है, और उसके एप्लीकेशंस भी बताए कि वो डेफिनेशन के हिसाब से कैसे वो एप्लीकेशन उसको रिलेट करते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला पेपर, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं मालूम है तो आप उसके प्रॉब्लम्स कैसे फाइंड आउट करोगे, और प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने के बाद उसका सोल्यूशन ही कैसे दोगे ना। इसलिए सबसे पहले आपको उसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, कंसेप्ट मालूम नहीं है तो आप उसका पेपर ले लो, और वो आपका बन जाता है ओवरव्यू पेपर, और ये मेरा स्कोपस में ही गया है। तो ऐसा नहीं कि ओवरव्यू वाला पेपर नहीं जाएगा, बट वो उतना अच्छा मतलब होना चाहिए, जैसे ये नया कंसेप्ट था ना तो ये हो गया उधर, नया नहीं है तो भी आपका ओवरव्यू का पेपर हो जाएगा, बट देन डोंट एक्सपेक्ट स्कोपस, बट पीयर रिव्यू में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला हो गया था। फिर दूसरा जो पेपर था, इसका दूसरा पेपर कैसा होना चाहिए था, क्लाउड मल्टी स्केल क्लाउड एप्लीकेशंस। ओके, देन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स अगर काफी ज्यादा है ना तो सिर्फ प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो, और प्रॉब्लम्स थोड़े कम है उसके ऑलरेडी सॉल्यूशंस है, तो आप लिख सकते हो करंट प्रॉब्लम्स एंड करंट सॉल्यूशंस, एग्जिस्टिंग करंट प्रॉब्लम्स एंड एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस, उसको अट्रैक्टिव करना है बाद में, लेकिन पहले बेसिक टाइटल सेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पेपर जो हम प्रॉब्लम्स करते हैं, एंड फिर ये थर्ड है। बस ये तीन पेपर हो गया, आपका पीएचडी डिग्री हो गया इधर। समझ में आ रहा है आपको कि कैसे टाइटल सेट करना है, यस और नो। हाँ, तो सबसे पहले और टाइटल सेट किया ना, तो फिर आपको चैट जीपीटी भी अच्छा आंसर देगा और आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर इंट्रोडक्शन में कैसे जाना है वो हम तो देखने ही वाले, लेकिन टाइटल आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब सामने वाले को समझ में आना चाहिए, तो उसको समझ में आएगा कि ये क्लाउड का है,
मल्टी स्केल उसका प्रॉब्लम है और उन्होंने ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ही दिया है, लोड बैलेंसिंग उनका प्रॉब्लम है। तो ये पेपर LAMVA कुछ सॉल्यूशन दिया है, बस उनको देखना है कि ये सॉल्यूशन नया है कि नहीं, और प्रॉब्लम अगर मतलब वो ऑप्टिमाइज हो रहा है कि नहीं, आपका जो परफॉर्मेंस है वो हो रहा है कि नहीं। लोड बैलेंसिंग इज फॉर परफॉर्मेंस, ये सबको मालूम है, इसलिए वो भी मतलब जनरल ही प्रॉब्लम हो गया है अभी। तो आपका पेपर एक्सेप्ट होने का ज़्यादा चांसेस होता है। फिर आपको उसको क्या करना है, उसके उनके लैंग्वेज में प्रेजेंट करना होता है। बट पहले ये होना चाहिए उसमें प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 पार्ट्स होने चाहिए बस। ठीक है। अब ओवरव्यू का है, तो यहाँ पे हमने तो ओवरव्यू का ही दिया था। ठीक है, लेकिन उसने कैसे नाम दिए देखो। हमने तो उसको बोला था कि ओवरव्यू लेना है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एनहांसिंग एन IoT सिस्टम्स, मतलब उन्होंने भी प्रॉब्लम ही लिया। ठीक है, तो एनहांसिंग मतलब उसका सॉल्यूशन ही दिया। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए फिलहाल। तो लेवरेजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग विथ रियल डेटा प्रोसेसिंग, ये हम ले सकते हैं। तो ये ऐसे मतलब आप कोई भी अलग अलग ले लो, उसके हिसाब से कर सकते हो। ऑप्टिमाइजिंग AI, ठीक है, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, ये वाला भी लिया उन्होंने। ठीक है, और फ्रेमवर्क, सिर्फ फ्रेमवर्क भी दे सकते हैं, फ्रेमवर्क वाला भी पेपर होता है। ठीक है, तो देखो अब हमने एज कंप्यूटिंग दिया, तो उसने फ्रॉग कंप्यूटिंग भी लिया। तो वो उसके सारे डायमेंशंस ओपन करता है, ऐसा नहीं कि वही ओपन किया है। हमें इतना अभी फिलहाल नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसका ओवरव्यू पेपर चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, और हम इसको बोलते हैं चेंज टू क्रिएटिव टाइटल, चेंज टू क्रिएटिव टाइटल्स। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दिए, लेकिन इसमें से सारा नहीं लेना है, क्योंकि कुछ इतना वेग होता है ना, फिर वो इजिली डिटेक्ट करते कि ये AI वाला है। इतना भी हमें वहाँ पे नहीं लेना है। हम क्या कर सकते हैं, उसमें से जो वर्ड्स अच्छे लगता है। ठीक है, अब ये एज इट इज कॉपी नहीं करना है, हमें देखना है। देखो क्लाउड एटलास, ये हम ले सकते हैं कि अगर आपको लगता है ये अच्छा है तो ले सकते हो, अदरवाइज मत ले। अब सेकंड पार्ट होता है ना, यहाँ पे जो टाइटल जनरेट होता है ना, अब कोई भी चैट जीपीटी यूज करो, चाहे ये यूज करो, जेमिनी का यूज करो, ये हमेशा ऐसे ही टाइटल देता है। पहले तो ये 2 वर्ड्स में क्रिस्प देता है, एंड कोलन करके फिर आगे का देता है। तो ये इंडिया के जर्नल्स में ना, इंडिया वाले जर्नल्स होंगे ना, तो यहाँ पे ये टाइटल रिजेक्ट हो जाता है, ये टाइटल नहीं चलता है वहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा देना है, हाँ तो यहाँ पे आप दे सकते हो सिर्फ ये आगे का विदाउट कोलन। ठीक है, नेविगेटिंग द वास्ट एक्सपांस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसा दे सकते हो। या फिर इवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये थोड़ा नया है देखो। बियॉन्ड द हॉरिजन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल लगता है, इसलिए वो इंडिया वाले जो है ना, फॉरेन के जर्नल्स में हो जाता है, क्योंकि उनका थोड़ा सा अट्रैक्टिव चाहिए, क्रिएटिव चाहिए, लेकिन हमारी इधर ऐसा नहीं, स्टैंडर्ड इंग्लिश ही मांगते हैं जो इंडिया के जर्नल्स होते हैं। सो इफ योर टारगेट इज टू पब्लिश इन इंडियन जर्नल्स, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको अभी हम लेते हैं। ये वाला टाइटल थोड़ा सा इजी लगता है, बाद में ये चेंज होता है, जैसे जैसे हम पेपर लिखते हैं ना, तो वहाँ पे ये चेंज होता है। तो हम ये पहले, सपोज मैंने ये टाइटल ले लिया अब यहाँ पे। ठीक है, अब पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप इसमें करने क्या वाले हो, तो ही आप टाइटल को जस्टिफाई कर सकते हो। तो मेरा पेपर क्या होगा, पहला कि मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग का है, और जो 2024 में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये मुझे चाहिए। और उसका इवोल्यूशन भी देना है, 2008 से लेके यहाँ तक का इवोल्यूशन देना है। तो मैं, ये जब कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तब तक आप टाइटल डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द हम निकालते हैं इवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन टूडेज सिनेरियो। ठीक है, ऐसा भी हम टाइटल दे सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वो कंसेप्ट है ना फाइनल। क्योंकि देखो रिसर्च पेपर है, मतलब आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कुछ तो आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2008 से लेके ये स्टडी करेंगे कि 2008 में ऐसा था, 9 में ऐसा हो गया, 10 में ऐसा हो गया, और 14 में ऐसा हो गया, 20 में ऐसा हो गया, 24 में ऐसा हो गया। तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये आगे ऐसा होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। समझ में आ रही बात आपको, मतलब यहाँ पे हमारा ओपिनियन देना है। सो ये जो है ना, इन टूडेज सिनेरियो, ये अगर आप डाल लोगे ना अच्छी तरह से, तो फिर आपका ये पेपर स्कोपस में भी जाएगा, अदरवाइज ये कहीं पे भी जा सकता है। तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा अच्छा किया, इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन टूडेज सिनेरियो, या फिर इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन एजुकेशन। यहाँ पे आप एप्लीकेशन भी ले सकते हो, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, आपको थोड़ा सा नैरो डाउन करना है, और नैरो डाउन करना ही चाहिए, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग आप ले रहे हो, जनरेटिव AI ले रहे हो, तो उसका इवोल्यूशन मत लो, तो उसका सिर्फ सर्वे भी लिया ना आपने, सर्वे मतलब आउटलाइन वगैरह। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं सर्वे ऑफ जनरेटिव AI। अब सर्वे यूज नहीं करना है वर्ड, ठीक है, सर्वे किया ना, आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा।
सर्वे अभी कोई यूज नहीं करता है, पहले करते थे सर्वे, रिव्यू, स्टडी। डोंट यूज दिस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन यूज कर सकते हो, इंस्पेक्शन यूज कर सकते हो, आउटलाइन यूज कर सकते हो, ये बहुत चलता है वर्ड। आउटलाइन ऑफ जनरेटिव एआई, ये भी चलेगा। या फिर कॉम्प्रहेंसिव, ओके, कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू, ठीक है, या फिर ओवरव्यू, ओके। ये थोड़ा सा करके इसका साइज, कॉम्प्रहेंसिव। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके अल्टरनेटिव क्या क्या है। सिनोनिम्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको और ऑप्शंस मिलेंगे। ये सिनोनिम कर करके ना आपको समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड्स इसमें एक्सेप्ट होता है। तो कॉम्प्रहेंसिव अगर आपको अच्छा नहीं लगा, या फिर आपने एक पेपर में कॉम्प्रहेंसिव यूज किया है, तो दूसरे पेपर में आप कॉम्प्रहेंसिव बिल्कुल भी यूज मत करो। आप क्या यूज कर सकते हो, वाइड ओवरव्यू, क्योंकि आपने उसके 360 डिग्री ओपन किया है, फुल किया है, इंक्लूसिव किया है, कंप्लीट भी वर्ड यूज करते हैं, वो भी चलता है, ठीक है। 360 डिग्री, ये मेरे एक पेपर में भी मैंने यूज किया था, 360 डिग्री, ठीक है, 360। क्योंकि हम इसमें क्या करने वाले हैं, सपोज ये क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, या फिर जनरेटिव एआई है, इसके सारे ही डायमेंशंस में ओपन करने वाले हैं। तो 360 डिग्री ओवरव्यू, 360 डिग्री कंपैरेटिव, दो टेक्नोलॉजी लिया उनका भी कंपैरिजन कर सकते हो, दो एल्गोरिदम का कंपैरिजन कर सकते हो, कोई भी दो प्रोटोकॉल का स्टडी कर सकते हो, कोई दो मेथोडोलॉजी है उसका स्टडी कर सकते हो। तो 360 डिग्री, लेकिन फिर इसमें सारे ही ऑप्शंस आपको ओपन करना होगा। तो ये पेपर 6 पेजेस का नहीं होता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सारे ही एस्पेक्ट्स आप ओपन करो, सारे डायमेंशन ओपन करो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना होता है, एक टाइटल सेट करना होता है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब जैसा ओवरव्यू का पेपर है, तो आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी, देन ओवरव्यू, और उसका एक कोई तो भी एडजेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसका जो फ्रेज है ना वो अच्छा होना चाहिए, सिर्फ ओवरव्यू नहीं। कॉम्प्रहेंसिव लिखा है तो फुल और कॉम्प्रहेंसिव, या फिर क्या बोल सकते हैं कि हम जैसे यहाँ पे ओवरव्यू लिखा है तो ओवरव्यू भी मत यूज करो, अभी ये भी कॉमन हो गया है। आउटलाइन चलेगा, आउटलाइन इज ऑल्सो द न्यू वर्ड, ये एक्सेप्ट होता है सब जगह पे, ठीक है। अगर आपको आउटलाइन भी अच्छा नहीं लगा है, तो आप उसको सिनोनिम करके देख लो कि और क्या क्या है। स्केलेटन यूज कर सकते हो, रफ ड्राफ्ट यूज मत करो कि ये रिसर्च में अच्छा नहीं लगता है व्यूअर। देन आप समरी भी यूज मत करो, प्लान बोल सकते हो, यस, ओके। प्लान करो, फिर उसका देखो कि क्या क्या अल्टरनेटिव है। एक लिया तो भी आपको समझ में आता है, प्लॉट बोल सकते हो आप इसका, ठीक है। तो इसका हम बोल सकते हैं ना कि इसका सिनोनिम्स लेके आप यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, ये जो वर्ड है ओवरव्यू, इसको आप चैट जीपीटी भी डाल सकते हो, ठीक है। आपको और के लिए यहाँ पे अच्छा नहीं मिला, तो आप जेमिनी पे जाओ, उस पे देखो कि कहाँ पे क्या वर्ड्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं ओवरव्यू, सिनोनिम्स, देखो यहाँ पे और भी अच्छे मिल गए, ठीक है। लेकिन सर्वे मैंने बताया ना, सर्वे स्टडी यूज नहीं करना है। देखो जनरल अकाउंट, ये भी एक अच्छा मिल गया हमें, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं आप। ब्रॉड व्यू भी यूज कर सकते हो, कहीं ना कहीं यूज करो। हाईलाइट, ये भी अच्छा है। एक्सपोजिशन भी एक अच्छा है, ठीक है। देन रिकैप यूज नहीं, रिकैप नहीं है हमारा, क्योंकि हम सब उसका डायमेंशन ओपन कर रहे हैं। डाइजेस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारा ये 360 डिग्री है, तो 360 हमने उसका फ्रेज तो ऐड किया है, तो कहीं भी आपको फ्रेज ऐड करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लंच एक वर्ड है, तो लंच क्या पहले हम क्या लगाते हैं, डिलीशियस, तो और अट्रैक्टिव हो जाता है। तो ऐसा फ्रेजेस लगाना है आपको सारे इसमें। एटलीस्ट टाइटल में एक तो भी फ्रेज होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो एक जो बोलते हैं ना एडजेक्टिव वर्ड, वो होना चाहिए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट यूज मत करो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड वापस आने ही वाला है। सर्वे स्टडी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पेपर रिजेक्ट होता है। सिनॉप्सिस चल जाएगा, ठीक है। समरी यूज मत करो, क्योंकि समरी से भी वो अच्छा नहीं लगता है टाइटल, वो रिजेक्ट होने के ज्यादा चांसेस है। आउटलाइन तो मैंने भी मेरे इसमें तो दिया था। इंट्रोडक्शन यूज मत करो, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमारा वैसे भी आने ही वाला है हेडिंग, तो वो नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वाले वो वर्ड्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए। प्रीफेस दे सकते, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में है, प्रीफेस है, ब्रीफ है। मेरे भी इसमें एक था स्नैपशॉट, देखो कितना अच्छा वर्ड मिल गया, स्नैपशॉट भी है। तो आप उसमें क्या करो, पूरा इतना वास्ट टेक्नोलॉजी है, और आप 5-6 पेपर में उसका छोटा सा मतलब ओवरव्यू दे रहे हो। ये दिस इज ऑल्सो गुड टाइटल। तो ऐसा वाला आपको टाइटल सिलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है आपको कैसे टाइटल सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी आपका कल का टास्क क्या रहेगा, आपको कोई भी एक टेक्नोलॉजी ढूंढना है, जिनका टेक्नोलॉजी ऑलरेडी फिक्स है, उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी फिक्स ही रखो।
या फिर दूसरा टेक्नोलॉजी ले लो। ठीक है, आप एक साथ दो पेपर भी बना सकते हो, क्योंकि ओवरव्यू का पेपर है, इजीली आपका एक हफ्ते में दो पेपर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें फास्ट बनाना है और चैट जीपीटी का थोड़ा सा हेल्प करना है, थोड़ा सा मैनुअल भी टास्क करना है। ठीक है, चैट जीपीटी से पूरा किया तो फ्लैग में अटकता है इसलिए। ठीक है, और हमें देखना है कि और कौन से टूल्स है जिसमें हमारा जल्दी वो ओवरव्यू का, क्योंकि ओवरव्यू का पेपर है उसमें ज्यादा टाइम नहीं करना है। ज्यादा टाइम आपको किस में करना है, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन है ना, वो और हमारा न्यू सॉल्यूशन। फिर उसके लिए एक साल भी लगने दो। अगर एक साल लगता है तो मतलब सॉल्यूशन भी कितना अच्छा दोगे ना, तो वो Q1 Q2 के जर्नल्स में ही जाएगा आपका। उसके लिए आप ज्यादा टाइम दो। सर्वे के पेपर में आपका एक्सपेक्टेड क्या है, सिर्फ स्टडी एक्सपेक्टेड है। तो ज्यादा उसमें हमें सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव होता है, थोड़ा सा राइटिंग इंप्रूव हो जाएगा। और फिर आपको वो एक रिसर्च पेपर का लैंग्वेज पता चल जाएगा कि जो स्टेटमेंट्स है ना वो कैसे लिखते हैं। वो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया ना कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। वही क्या यूज करना है आपने सारे पेपर्स में, सारे कोई भी टाइप का पेपर हो, उसका जो एलआर हम लिखेंगे वही टाइप का एलआर हम सब जगह पे लिखेंगे। सिर्फ आगे का पार्ट आपका थोड़ा अलग होता है। तो 30% पार्ट इज सेम, जो हम सर्वे पेपर में यूज करने वाले सारे इसमें वही यूज करने वाले। समझ में आ रहा है? अभी आप बताइए कि आपको क्या नहीं समझा है और आपको क्या डाउट्स है, मतलब आपको कल तक आपका टाइटल फिक्स होगा कि नहीं होगा। अच्छा वाला टाइटल चाहिए लेकिन। हाँ। 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 हम्म। वो देख सकते हैं आप। हम्म। वेब देखो, सबसे पहले तो ना हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, मतलब प्रोडक्ट पे टारगेट नहीं करेंगे। मतलब अगर आप बोलते हो कि सपोज मैं बोल सकती हूँ कि एक्स वाई जेड बिल्डर है, उन्होंने कुछ कंसेप्ट शुरू किया है, उसके बेसिस पे नहीं करना है। हाँ, लेकिन वो कंसेप्ट आप ले सकते हो। क्या कंसेप्ट है? सिमुलेशन ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स। राइट, सिमुलेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। एंड फिर आपको क्या करना है, उसका पहले ओवरव्यू देना है ना। पहले तो ओवरव्यू देंगे, फिर हम देंगे कि उसका मैनेजमेंट का क्या है, कि मैनेजमेंट मतलब कौन से लेवल पे क्या स्टडी करना है। पहले तो वो कंसेप्ट समझना चाहिए ना हमें भी। राइट, तो ये जो कंसेप्ट है वो पहले आपको डिटेल में स्टडी करना है। जैसे आपने दिवाली में जो लिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का परसेप्शन, उसका मैनेजमेंट का लिया था आपने टॉपिक। वही अगर हम लेंगे तो हम सॉफ्टवेयर वाला लेंगे, सिक्योरिटी इशू वाला लेंगे। ठीक है, कुछ लोग उसका एप्लीकेशंस लेंगे कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो कौन से लोग यूज करते हैं। सब लोग यूज नहीं करते, स्टूडेंट यूज करते हैं क्योंकि वो चीप होता है, मतलब ये थोड़ा सा इजी है, अफोर्डेबल है। दूर जाने के लिए हम यूज नहीं कर सकते, ज्यादा हेवी मटेरियल नहीं डाल सकते, तो उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। देख उसके जो एंटिटीज है, मतलब कौन कौन यूज करता है ना, उसके इस पे भी पेपर हो सकता है। सेपरेट पेपर हो सकता है, बहुत अच्छा पेपर बन सकता है कि कौन से यूज कर सकते हैं और क्यों यूज करते हैं और उनके क्या प्रॉब्लम्स है। मतलब स्टूडेंट यूज करते हैं तो स्टूडेंट के क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, क्योंकि सबके अलग प्रॉब्लम्स है। ट्रांसपोर्ट वाले यूज नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन उनको क्यों दिक्कत आती है, क्यों कम यूज है, उसका फिर हमें क्या कर सकते हैं, हम क्रिटिकली रिव्यू करना है। तो वो भी एक पेपर बन जाता है। हाँ, करेक्ट। देखो आपको पॉइंट, आपको प्रॉब्लम मिल गया। आर यू गेटिंग? सो प्रॉब्लम्स जो है ना वो हमें ऑब्जर्वेशन से भी मिलता है। और इसलिए तो हमें स्टडी करना है ओवरव्यू। तो ओवरव्यू इसलिए तो करना है क्योंकि वो ओवरव्यू करते करते भी हमें प्रॉब्लम मिल जाता है। तो मैंने बताया ना आपको कि प्रॉब्लम्स नॉट नेसेसरी कर, प्रॉब्लम्स आपको लिटरेचर से ही मिलेगा, ऑब्जर्वेशन से मिलेगा, स्टडी करने से भी मिलेगा, जब हम लोगों को पूछते हैं तब भी मिलता है, इंटरव्यू मेथड से भी मिलता है। कहीं से भी मिले, प्रॉब्लम मिलना जरूरी है, तभी तो हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। तो कल तक आपका टाइटल रेडी होना चाहिए, तो हम देखते हैं कि उसका एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, क्योंकि टाइटल को ही आपको 1 घंटा लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी 10 पॉइंट बताए, मतलब 10 पॉइंट्स आपको याद तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि सब हम एक साथ नहीं याद रख सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, ये टाइटल जितना मतलब आप थोड़ा सा उसको खेलो कि जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरव्यू वर्ड है, उसके सिनोनिम्स करो, चैट जीपीटी पे देखो, जेमिनी पे देखो, जस्ट गूगल पे भी देखो, और अच्छे सिनोनिम्स भी मिल सकते हैं। 10 टाइटल रेडी रखो ना आप उसके, क्योंकि एक जब एक टाइटल आपको फिक्स करना है, लेकिन उसके एक टाइटल है, दूसरा टाइटल, तीसरा टाइटल, ऐसे 10 टाइटल जनरेट करो। फिर उसका हम एक फाइनल बाद में करते हैं, लेकिन जनरेट करने के लिए आप 10 टाइटल यूज करो, क्योंकि जब हम पेपर लिखते जाते हैं ना, फाइनल करते 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 हमें पहला टाइटल अच्छा नहीं लगा, अरे दूसरा ज्यादा अच्छा है, वो वर्ड थोड़ा सा मैच होता है, फिर तीसरा अच्छा है, ऐसे करते करते वो रिफाइन हो जाता है।
इसलिए जैसे 360 डिग्री, पहले तो मैं सिर्फ ऐसे लिखती थी ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कौन एक्सेप्ट करेगा भाई, उसमें कुछ तो अलग होना चाहिए ना। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि नहीं, उसमें कुछ तो अटैच करना है। जैसे हम बोलेंगे कि लंच के लिए आओ और डिलीशियस लंच के लिए आओ, तो दूसरा जो लाइन है वो ज्यादा अच्छा है ना। इसलिए हमें थोड़ा सा उसमें फ्रेजेस ऐड करना होगा, थोड़ा सा एडजेक्टिव वर्ड जो है वो ऐड करना होगा, और वो हो भी जाता है। ठीक है, आप क्या करो, वो वर्ड डालोगे तो उसको बोलो मेक इट अट्रैक्टिव। प्रॉम्प्ट जितना अच्छा दोगे ना उतना अच्छा है। इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं कि चैट जीपीटी पे हम देखते हैं। तो नॉट नेसेसरी चैट जीपीटी पर ना, इस चैट जीपीटी तो अभी आया है, इसके पहले भी तो मैं करती ही थी ना। इंग्लिश अच्छा होना चाहिए और आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि क्या डालना है, तो टाइटल में वो होना चाहिए। तो फिर आपको इंग्लिश है तो गूगल भी कर सकते हैं आप कि सिनोनिम्स क्या है, और उसका एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव्स फॉर आउटलाइन डाल दो, उसके एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे आपको। अच्छे अच्छे, अभी तो ओवरव्यू है ना। नेक्स्ट टाइम आपका दूसरा होगा टाइटल की, प्रॉब्लम्स है उसका एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, इश्यूज है उसका एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम्स वर्ड नहीं चाहिए मुझे, इश्यूज वर्ड भी नहीं चाहिए, कुछ नया ही वर्ड चाहिए, लेकिन है तो इश्यूज ही, तो भी मिल सकता है आपको। ठीक है, आपको सिर्फ अलग उसका कैची आउटपुट होना, टाइटल होना चाहिए। लेकिन वो इतना भी डेंजर नहीं होना चाहिए कि सामने वाले समझने ही ना आए। ठीक है, तो उसको समझने भी आना चाहिए। मतलब डिलीशियस लंच, देखो लंच भी तो बोला है हमने, डिलीशियस मील किया, तो फिर बहुत कम लोगों को समझ में आता है। लेकिन मील ये भी अच्छा है, लेकिन कुछ अलग ही आपने वर्ड यूज किया, कुछ ग्रीक लैंग्वेज का वगैरह वर्ड लिया आपने मील के लिए, तो वो नहीं चले। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जनरल भी होना चाहिए और थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। मतलब जैसे हमारे गाइड भी बोलते थे ना कि थोड़ा सा मतलब इतना भी जनरल मत करो कि वो रिजेक्ट हो जाए, और उतना भी हाई फंडू मत रखो कि वो भी रिजेक्ट हो जाए। थोड़ा सा दोनों के बीच में होना चाहिए। थोड़ा सा एक दो वर्ड्स डिफिकल्ट भी होने चाहिए, डिफिकल्ट बोल रही हूँ मैं, डायरेक्टली डिफिकल्ट ही बोल रही हूँ। मतलब इतने ऐसे इंग्लिश का ही थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना होता है, इसलिए वो एडजेक्टिव यूज करो, इससे आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाता है। जैसे इसमें आपने अगर देखा होगा, तो पहले मुझे कॉम्प्रहेंसिव वर्ड मालूम ही नहीं था जब मैंने पीएचडी शुरू किया था, तो बाद में पता चला, तो इतना अच्छा वर्ड है कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस। तो ये बहुत सारे पेपर में अभी यूज करते हैं। उसके बाद मैंने एक यूज वो किया था, क्योंकि एनालिसिस तो था लेकिन मुझे उसका एडजेक्टिव चाहिए था, तो मैंने वर्ड यूज किया था मेटिकुलस। तो वो मेटिकुलस कब आया था, जब मैंने बोला कि इसका डिटेल्ड एनालिसिस करना है, तो मैंने डिटेल्ड और क्रिटिकल ऐसे वर्ड डाला और उसके सिनोनिम्स डाले, तब चैट जीपीटी भी नहीं था। तब मुझे बहुत सारे सिनोनिम्स मिले थे, तो एक मुझे वर्ड मिला मेटिकुलस, फिर मैंने वो मेटिकुलस ऐड किया था। तो ऐसे आपको अलग अलग उसमें वर्ड्स मिलेंगे। अभी तो चैट जीपीटी से इनफैक्ट थोड़ा सा इजी हो गया ऐसा है। समझ में आ रहा है, तो कल तक आपका टाइटल रेडी होना चाहिए। हाँ, हाँ। हो, हो, प्रॉपर, कारण त्याच्यात ग्राफ्स येतात, तुमचं अनालिसिस येतं, आणि ते जे करायला आहे ना, डिप्लोमॅट्रिकचा पेपर करायला खूप सारे मेथड्स आहेत. एक तुम्ही एक्सेलमध्ये पण करू शकता, तुम्हाला काहीच येत नाही तुम्ही एक्सेलमध्ये पण करा. दुसरं, तुम्हाला पॉवर बीआय येते, तुम्ही त्याच्यातही करू शकता, फक्त ग्राफ्स. ठीक आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला टॅब्ल्यू येते, त्याच्यातही तुम्ही करू शकता, ग्राफिकलचे कोणतेही टूल्स वापरून करा, किंवा तुम्हाला आर येते त्याच्यात करा प्रोग्रामिंग करून, किंवा तुम्हाला पायथन येते त्याच्यामध्ये करून करा. बिब्लिओ शायनी नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही करा. व्हीओएस व्ह्यूअर ते पण मी शिकवणार, खूप इझी सॉफ्टवेअर आहे. वॉस व्ह्यूअर, कारण मॅनेजमेंटच्या लोकांना कुठं कोडिंग येतं ना, पण ते करतात की बिब्लिओमेट्रिकचे किती पेपर्स आहेत त्यांचे. वॉस व्ह्यूअर, हा वॉस व्ह्यूअर एक सॉफ्टवेअर आहे, त्याच्याने करतात ते, कारण ते काय कोडिंग नाही करणार ना. मग ते वॉस व्ह्यूअरने त्यांना सगळं काढतात, सेंटिमेंट अनालिसिस वगैरे सगळं येतं व्यवस्थित करतात त्याच्यात. तर ते पण करतात, बिब्लिओमॅट्रिक अनालिसिस सगळे करतात पेपर, आणि ते होतात सुद्धा. असं आहे. हा, टेक्नॉलॉजी नाही असं नाहीये. म्हणजे कुठल्याही याच्यासाठी, फॉर एक्झाम्पल जसं मी म्हटलं की ए आय इन हेल्थ केअर, ए आय टेक्नॉलॉजी आहे ना. आता ए आयचे खूप आता परत ब्रॉडच आहे, तो तुला तुम्हाला थोडंसं नॅरो डाऊनच करावं लागेल. मग ए आय इन हेल्थ केअर म्हटलं तर त्याच्यावर खूप रिसर्च झालेला आहे, राइट. तो ये रिसर्च अभी इतना हो गया है ना कि आप उसको अगर ए आई इन हेल्थ केयर अगर आप ये सर्च करोगे ना गूगल पे, गूगल स्कॉलर, कोई भी सर्च इंजन पे, तो आपको उसके लैक्स में ही पेपर मिलेंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे मिलेंगे। उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करना पड़ता है, बट 500 से ज्यादा होना चाहिए। देखो 50 पेपर्स है तो क्यों करेंगे ना हम। आपके क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स है, तो उसका एनालिसिस करने के लिए हम एक्सेल में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हम पेपर में भी कर सकते हैं, राइट। तो लेकिन 200 स्टूडेंट्स है, 70 स्टूडेंट्स है, हमें लगता ही है सॉफ्टवेयर को कि इतना तो हमें याद नहीं रहेगा। तो बिब्लियोमेट्रिक क्या है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से आपको वो ग्राफिकल बाइफर्गेशन मिलता है कि किसका कितना रिसर्च हो गया है, कौन से डायमेंशन में हो गया। बिब्लियोग्राफी इज नथिंग बट ओनली द थिंग इज टू सी हाउ द टेक्नोलॉजी इज डाइवर्स।
कितना पॉपुलर हो गया है रिसर्चर्स में, कितना पॉपुलर हो गया रिसर्चर्स में और एकेडमिशियंस में, ऐसे। ठीक आहे. तर उद्यापर्यंत मग आपल्याला ओव्हरव्ह्यूचं टायटल सेट करायचं आहे आणि ऍब्स्ट्रॅक्ट आपल्याला चांगलं लिहायचं आहे. का या आठवड्याच्या एंड पर्यंत आपल्याला ऍब्स्ट्रॅक्ट आणि इंट्रोडक्शनचा पहिला पॅराग्राफ कमीत कमी एवढं झालं पाहिजे. पण तुमचं जर टायटल सेट झालं तर मग तुम्हाला ऍब्स्ट्रॅक्ट लगेच लिहिता येईल. टायटल सेट करायला जर काही प्रॉब्लेम आला तर मला लगेच सांगा, म्हणजे मग आपण ते बघू की काय प्रॉब्लेम येत आहे. पण टायटल होईल तुमचं सेट. कुठल्या ह्याच्याने मी काय म्हणते, तुम्हाला जरी सेट नाही करता आलं, तुमचं रफ टायटल घ्या ना, कारण ते रिफाईन होत जाणार आहे. हे बघा कसं आहे की आपण आता बघतोय की रिसर्च आहे, म्हणजे तुम्हाला एका महिन्यात जरी तुमचा पेपर झाला, तुम्ही म्हटले की माझं पेपर तर झालंय पण माझं कुठेच ऍक्सेप्ट होणार नाहीये, पण पेपर झाला हे इम्पॉर्टंट आहे ना. त्याला रिफाईन करत राहणार. फॉर एक्झाम्पल जसं की तुम्ही पहिलं लेक्चर घेतलं होतं, ओके, जेव्हा आपण पीजी झालं होतं पहिलं लेक्चर घेतलं होतं, अजिबात चांगलं नव्हतं माझं. तुम्ही स्वतः मार्क करेल की माझं अजिबात चांगलं नव्हतं झालं. म्हणजे मी 2 तास प्रिपेअर केलं होतं की मला 1 तास लेक्चर घेता येईल, त्याच्यासाठी 2-3 तास वाचलेलं, आणि माझं शिकून झालं 20 मिनिटात. बरोबर, आता आपण 20 मिनिटात वाचलेलं 2 तासात घेऊ शकतो. पण का घेऊ शकतो, कारण ते घेत आलोय. बरोबर, त्यामुळं ते करत राहायचं हे महत्वाचं आहे. त्यामुळं माझा पेपर चांगला नाही झाला, पब्लिश करण्यासारखं नाही असं नाही. रिजेक्ट होऊ देत ना. रिजेक्ट झालं तर आपल्याला कळेल की का रिजेक्ट झाले, ते काहीतरी तर सांगतील ना का रिजेक्ट झाले. तुमचं टायटलच मॅचिंग नव्हतं, आमच्या थीमलाच मॅचिंग नव्हतं, हे होतं ते होतं, काहीतरी सांगतील. तो पॉईंट घेऊन त्याला रिवाइज करायचं. आपण काय करायचं, म्हणजे माझी पण तीच चूक व्हायची की पेपर रिजेक्ट झाला, अरे चांगला नाहीये पेपर, आणि सोडून द्यायचे. असं नाही करायचं. पेपर चांगला नाहीये ना, का नाहीये चांगला? काय त्याचा टायटल मध्ये प्रॉब्लेम होता का? का ऍबस्ट्रॅक्ट मध्ये प्रॉब्लेम होता? कधी कधी त्याच्यामध्येच प्रॉब्लेम असतो. मेन पेपर चांगलाच असतो, कधी कधी कन्क्लुजन काहीतरी वेगळं लिहिलेलं असतं. तर ते फक्त आपल्याला बघायचं की त्याला रिफाईन कसं करायचं. मग ते एकदा रिफाईन करत करत आले ना की तुमचा पेपर, पहिल्या पेपरला वेळ लागेल, पहिला जो रिसर्च पेपर असेल, पण पुढचे फटाफट होत जातात. कारण तुम्हाला तोपर्यंत टेक्निक माहिती होऊन जातं ना की कसं लिहायचं आहे. जसं की पहिलं लेक्चर घ्यायला, म्हणजे पहिले 2-3 लेक्चर घ्यायला आपल्याला खरंच स्ट्रगल करायला लागला होता. आता आपल्याला लेक्चर घ्यायला स्ट्रगल नाही करायला लागत, आपल्याला फक्त ते कन्सेप्ट माहिती पाहिजे. नवीन असेल तर फक्त आपण म्हणतो की नाही मला वाचू द्या. वाचलं तर मग मी काय, मी 10 मिनिटं वाचलं तरी मला 1 तास काय 2 तास पण लेक्चर घेता येईल, कारण त्याला आपल्याला कसं फिरवायचं आपल्याला माहिती असतं. आणि आपल्याला चांगलं पण घेता येतं लेक्चर, म्हणजे मुलांना व्यवस्थित पण घेता येतं, म्हणजे एका तासामध्ये आपल्याला खूप सारं शिकवता पण येतं, आणि अगदी 2 लाईनच आहे त्याला पण आपल्याला 1 तास खेचता येतं. असं पण आहे, म्हणजे तसंच रिसर्च मध्ये पण आहे. म्हणजे तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी एका रिसर्च पेपर मध्ये टाकता सुद्धा येतील काही दिवसांनी, आणि थोडंसंच आहे त्याला पण तुम्हाला इलॅबोरेट करता येईल. मिनिमम किती लागते असं 6 पानांचा रिसर्च पेपर? मिनिमम मिनिमम 6 पेजेस. मिनिमम रेफरन्सेस किती लागतात? फक्त 5 रेफरन्सेस वर सुद्धा पेपर लिहिलेले आहेत IEEE मध्ये आधी. आता एखादी टेक्नॉलॉजीच नवीन आहे समजा, क्वांटम आणि एआय, क्वांटम पण आणि एआय पण, तर ह्याचे रिसर्च पेपर कमीच आहेत ना. मग ते तुमचे 5-10 पेपर असले तरी त्याचा पेपर तुमचा ऍक्सेप्टच होणार ना. बरोबर, सो इट डिपेंड्स ऑन टायटल. असं नाहीये की सगळ्या ह्याला 5 रेफरन्स केलं की होईल, असं अजिबात नाहीये. दॅट डिपेंड्स ऑन टायटल. आता एक्झिस्टिंग सोल्युशन असेल तिथं 5 पेपर नाही चालणार. एक्झिस्टिंग जेवढे काही सोल्युशन असेल तेवढे तुम्हाला द्यायला लागणार, कारण तुमचं टायटल तसं आहे. आता ओव्हरव्ह्यू आहे आणि आपण म्हणतोय काय 360 डिग्री ओव्हरव्ह्यू. तर 360 डिग्रीचा अर्थ काय आहे, तुमच्या डेफिनेशन पासून सगळं आलं पाहिजे, प्रोटोकॉल सगळंच आलं पाहिजे, तरच तुम्ही त्याला 360 डिग्री म्हणू शकता. नाही तर तुम्ही 360 डिग्री नाही म्हणू शकत. त्यामुळे टायटल आपल्याला जस्टिफाय करायचं असं आहे. म्हणून टायटल असं पाहिजे, आणि मग नंतर आपण टायटल रिफाईन करतोच. समजा आपण 360 डिग्री म्हटलंय पण नाही आले सगळे पॉईंट बाबा, तर मग आपण म्हणू शकतो थॉरो आउटलाईन, म्हणजे डिटेलमध्येच आहे पण आपण सगळे पॉईंट नाही कव्हर केले. तर अशानुसार ते टायटल पुन्हा चेंज होतं. आणि म्हणून ऍब्स्ट्रॅक्ट पण नंतर चेंज होतं, पण आधी आपण ऍब्स्ट्रॅक्ट डिफाईन केलं तरच पुढे जाणार. जसं आपण मुलांना सांगतो ना की चला आज आपण सी मधला आहे, सी मधला आज आपण युजर डिफाईन फंक्शन्स घेणार आहोत. ठीक आहे, आता लेक्चर मध्ये सगळं नाही होणार, युजर डिफाईन फंक्शन मधला पण पहिलाच पार्ट झाला, पण त्या लेक्चरच्या शेवटी आपण म्हणू, मग दुसऱ्या वर्गात आपण काय म्हणणार आहे, नाही आज आपण युजर डिफाईन फंक्शन मधला पहिला पार्ट घेणार आहे. बरोबर, म्हणजे पहिलं लाईन जे होतं ती ऍब्स्ट्रॅक्ट होती. पूर्ण लेक्चर झाल्यानंतर आपल्याला कळलं नाही, अरे आपलं एका लेक्चर मध्ये एकच पार्ट होत आहे, म्हणून आपण दुसऱ्याला रिफाईन केली की नाही ती लाईन. दुसऱ्या वर्गात बघा कधी पण ए डिव्हिजन आणि बी डिव्हिजन असेल तर बी डिव्हिजनला पण थोडं तरी रिफाईन करतोच. म्हणून तो पूर्ण पेपर एकदा लिहून झाला की परत स्टार्ट टू एंड लिहायचं, वाचत जायचं, रिफाईन होतो तो पेपर. आपलाच पेपर आपण 2दा 3दा वाचला ना, तोच रिफाईन होतो, तो जातोच चांगल्या ठिकाणी. ठीक आहे, तर असा उद्यापर्यंत टायटल सेट करून ठेवा. मग आपण परवा काय करू, त्याचं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन म्हणजे पहिला पॅराग्राफ ऍटलिस्ट व्हायला पाहिजे, की ते पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये काय आलं पाहिजे एक्झॅक्टली. कारण तिथे आता आपल्याला चॅट जीपीटी नाही वापरायचे. कारण चॅट जीपीटी मध्ये काय झालं होतं, आधी यायचं इंट्रोडक्शन आणि त्याचे रेफरन्सेस पण प्रॉपर यायचे,
पण मग लोक गुगल स्कॉलर वगैरे वापरतच नव्हते, तर त्यांचं काय काय सगळं ते रायव्हल झाले आणि त्यांनी ते बॅन केले. त्याच्यामुळे त्याच्यात रिसर्च पेपर्सचे रेफरन्सेस चांगले येत नाही चॅट जीपीटी मध्ये. पण चॅट जीपीटी मध्ये तुमचं ऍबस्ट्रॅक्ट छान येतं, म्हणजे 50% मटेरियल रेडी करून देतं ते. पण त्याला तुम्हाला शब्द बदलावंच लागतं. पण ऍबस्ट्रॅक्ट, त्याच्यानंतर तुमचं कन्क्लुजन, आणि जर जुने पेपर असतील त्याचा रेफरन्स आपण दिला ना, तर त्याचा रिव्ह्यू मात्र तो करून देतो. तेवढा आहे. पण तुमच्या 2023-24 नाही देणार, कारण जो चॅट जीपीटीचा आता हा मॉडेल आहे ना, तो 2022 पर्यंत ट्रेन झालेला आहे. त्यामुळे 2022 पर्यंतच्या रेफरन्सेस तुम्ही स्वतः रेफरन्सेस द्यायचे. आधी तो स्वतः रेफरन्सेस द्यायचा, खूप छान रेफरन्सेस द्यायचा, पण तो आता नाही देत. पण मी तुम्हाला एक मॅन्युअल मेथड शिकवेल की कसे रेफरन्सेस काढायचे. एकदम छान टूल्स आहेत त्याच्यातनं तुम्हाला डायरेक्ट रेफरन्सेस पण मिळतात, आणि ते टू द पॉइंट रेफरन्सेस आहेत. त्याच्यावरून आपल्याला ॲब्स्ट्रॅक्ट आणि इंट्रोडक्शन करायचं. तर बाय द एंड ऑफ दिस वीक इंट्रोडक्शन पर्यंत रेडी व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, काही डाऊट नाही? क्लिअर झाले सगळं? देवयानी आहेस का? हा, हा. करशील ना उद्यापर्यंत टायटल रेडी? हा, सुवर्णा मॅडम. हा, तर तुमचा सर्वेचा पेपर आहे का, तुम्हाला डायरेक्टली प्रॉब्लेम्सचा घ्यायचा आहे? हा, सर्वेचा घ्या तुम्ही. तो एक आठवड्यात रेडी होईल आपला, एक ते म्हणजे एक आठवड्यात फक्त रेडी होईल तो. पब्लिशिंग नाही होणार लगेच, कारण त्याला आपल्याला प्लॅक काढायचा आहे, त्याला रिफाईन करायचंय. पण एका आठवड्यात आपला पुढच्या सॅटर्डे पर्यंत आपला पेपर मात्र रेडी होईल. ते कसा अट्रॅक्टिव्ह करायचा मग मी ते सांगेल, आणि प्लॅक कसा काढायचा. पण तो एक 2-3 आठवड्यानंतर तुमचा रेडी टू पब्लिशच करायचा आहे आपल्याला. मग तो कुठेही तुम्ही पब्लिश करा. ठीक आहे. पहिल्यांदा घेऊन टाकू आपण सर्वेवाला, आणि मग नंतर करू पुढचा पेपर. ठीक आहे. चल, मी याचं रेकॉर्डिंग करून टाकते ह्याच्यावर युट्यूबला, म्हणजे तुम्ही ते ऍक्सेस करा. ओके. ओके, चलो. गुड नाईट. गुड नाईट. बाय. वेलकम. बाय. वेलकम.